हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत परिषद अधिनियम का चौथा जो भाग है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। पहले, दूसरे और तीसरे भाग में या तीनों पूर्व भागों के अंतर्गत हमने भारत शासन अधिनियम के बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में परिचर्चा की गई। केंद्रीय विधानमंडल क्या था और प्रांतीय विधानमंडल का क्या स्वरूप रहा है उसके बारे में परिचर्चा की गई। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑल थ्री ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था की तीनों ही शाखाओं के बारे में हमने विस्तार से जाना। इसके बाद रिमेनिंग फीचर्स विच आर रिलेटेड टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 वी विल डिस्कस टुडे। आज हम 1935 के भारत परिषद अधिनियम अथवा भारत शासन अधिनियम की शेष विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मेजर फीचर्स क्या थे भारत शासन अधिनियम की संदर्भ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम परिचर्चा करें तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान की बात कही गई है। अनुच्छेद 265 के अंतर्गत ये मेंशन किया गया, 265 1, 2 और 3 इसके उपबंधों के अंतर्गत, देयर से विल बी ए कमीशन फॉर फेडरेशन एंड ईच एंड एवरी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जिसका नाम संघ लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। प्रत्येक प्रांत के लिए ही ऐसे आयोग की अनुशंसा की गई, प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक प्रांत के लिए भी ऐसा लोक सेवा आयोग होगा जिसे प्रांतीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। इसी अनुच्छेद में ये भी मेंशन किया गया कि इफ टू और मोर देन स्टेट्स आर एग्री फ्रॉम ईच अदर दे शैल कंसिस्ट जॉइंट प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन, वे संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर पर ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रांतों में इसे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन तथा टू और मोर देन प्रोविंसेस के लिए जॉइंट प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन की बात कही गई। संघ लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल अथवा महाराज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जबकि प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर ऑफ कंसर्निंग स्टेट्स के द्वारा की जाएगी। तमाम तरह के उनके लिए सेवा संबंधी संरक्षण और सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है भारत परिषद का अंत कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत सचिव के सलाहकारों की नियुक्ति की गई। भारत परिषद जिसका सृजन 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अंत करके भारत परिषद और भारत परिषद के सचिव, भारत सचिव अथवा भारत मंत्री के पद का सृजन किया गया। भारत मंत्री अथवा भारत राज्य सचिव का पद अभी भी जारी रहा, जो 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत समाप्त हुआ, परंतु भारत परिषद जो 1858 में शुरू हुई थी वह 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर कम से कम 3 और अधिकतम 6 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद का गठन कर दिया गया। ऑफिशियली उसको काउंसिल नहीं कहा गया। मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 6 एडवाइजर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव के कम से कम 3 और 6 सलाहकार होंगे। इन सलाहकारों के लिए योग्यता रखी गई कि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन सर्विस की हो और कम से कम उन्हें भारत छोड़े हुए 2 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। 3 से 6 सलाहकार होंगे। अनुच्छेद 269 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। 1858 से 1935 तक भारत परिषद बनी रही, लेकिन भारत सचिव 1947 तक बना रहा। इस सलाहकार परिषद में अथवा सलाहकार की संख्या कम से कम 3 और अधिकतम 6 होगी। ऐसे सलाहकारों की नियुक्ति इस आधार पर की जाएगी कि उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के अधीन ब्रिटिश भारत में 10 वर्ष तक की सेवा की हो अथवा उन्हें भारत छोड़े हुए 2 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ हो। ऐसे
भारत सचिव के सलाहकार का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष होगा। एक बार जिसको भारत सचिव का सलाहकार नियुक्त किया जाएगा वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा शेरिफ का प्रावधान अनुच्छेद 303 के तहत किया गया। शेरिफ जो कि एक लीगल और जुडिशियल ऑफिसर इन बंगाल हुआ करता था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रत्येक रिक्ति के संबंध में 3 सदस्यों का एक पैनल का गठन किया जाता था। इन 3 सदस्यों की पैनल में से एक व्यक्ति को वार्षिक आधार पर बंगाल के गवर्नर के द्वारा अपने कंट्रोल, नियंत्रण, निर्देशन, तमाम तरह की सेवा, पदमुक्ति, पदोन्नति से संबंधित निर्णय गवर्नर और बंगाल के द्वारा किए जाते थे। वह बंगाल के गवर्नर का ही एक तरह से कानूनी और न्यायिक पदाधिकारी था। उसी को शेरिफ के नाम से जाना गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रत्येक रिक्ति के संबंध में एक 3 सदस्यों का पैनल का गठन होता था। अनुच्छेद 300 के तहत 3 सदस्यों के पैनल में से वार्षिक आधार पर बंगाल के गवर्नर के द्वारा शेरिफ की नियुक्ति की जाएगी। यह वास्तव में कलकत्ता उच्च न्यायालय में गवर्नर के अधीन कानूनी और न्यायिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करता था। इसके नेक्स्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था, उस द्वैत शासन को प्रांतों में उसका अंत कर दिया गया और उसे केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया। तो पहली बार आरंभ किया गया प्रांतीय स्तर पर 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा और उसे रिप्लेस कर दिया गया 1935 में प्रोविंस से सेंट्रल लेवल पर रिप्लेस कर दिया गया और प्रांतों को फुल ऑटोनॉमी देने का आंशिक प्रयास किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को भारत सचिव के नियंत्रण निर्देशन से मुक्ति, आंशिक रूप से कुछ कतिपय बाधाओं को छोड़कर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कंट्रोल से, डायरेक्शन से ब्रिटिश प्रोविंस को एग्जेम्प्ट किया गया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उत्तरदायी शासन की स्थापना, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। मंत्रिपरिषद के माध्यम से एग्जीक्यूटिव ऑफ कंसर्न गवर्नर ऑफ कंसर्निंग स्टेट के माध्यम से उन्हें हटाने की जो स्थिति है मंत्रिपरिषद को, उसके हटाने के संदर्भ में हालांकि केंद्र की तरह ही गवर्नर उस राज्य में मंत्रिपरिषद का मुखिया हुआ करता था, एक तरह से हम कह सकते हैं वही उसका संचालन करता हुआ करता था और वह कार्यकारी परिषद का भी मुखिया हुआ करता था। कहने का मतलब जिस तरह से केंद्र में महाराज्यपाल को निरंकुश और शक्तिशाली बनाया गया, ठीक ऐसे ही प्रांतों में गवर्नर को निरंकुश और शक्तिशाली पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया या उसको शक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा संघात्मक जो प्रांतीय सूची का सर्जन एवं संवर्ती सूची का संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का गठन किया गया। अवशिष्ट शक्तियां निसंदेह गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थी, परंतु संवर्ती सूची पर प्रांत भी कानून बना सकते थे और केंद्र भी कानून बना सकता था। यद्यपि विवाद होने की स्थिति में जैसा आज है, संवर्ती सूची में केंद्र सरकार ही प्रभावित थी। आज जैसे भारतीय संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, केंद्र सरकार के पास हैं, उस समय अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास, गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। तो इन प्रांतीय सूची के माध्यम से प्रांतों को अपने क्षेत्र में प्रांतीय सूची में कार्य करने की स्वायत्तता दी गई। संघात्मक व्यवस्था की स्थापना, बेसिकली जब फेडरेशन गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की जाती है, अथवा फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का जो डिवीज़न किया गया है वह डिपेंड्स अपॉन दी डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन दी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर टेरिटरीज। जो उसकी यूनिट होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, क्षेत्र होते हैं, उनमें और केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन ही किसी गवर्नमेंट को यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में डिवाइड करता है। सूची प्रणाली के माध्यम से, लिस्ट प्रणाली के माध्यम से, लिस्ट सिस्टम के माध्यम से 59 जो सब्जेक्ट थे वो केंद्र सरकार को दिए गए, 54 जो विषय थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए गए और जो 36 सब्जेक्ट थे वो कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में रखे गए। तो इस तरह से सूची प्रणाली के माध्यम से विषयों का विभाजन करके, 3 सूचियों में विषय का विभाजन करके केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की इकाइयों के बीच लिखित स्वरूप में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना थी रेदर देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सीमित एवं भेदभावपूर्ण मतदान प्रणाली को और विस्तारित स्वरूप प्रदान किया गया, जो सीमित और वेटेज सिस्टम, वोटिंग सिस्टम जिसको कह सकते हैं, अलग अलग समुदायों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग मेरिट्स के माध्यम से, योग्यताओं के माध्यम से। हालांकि महिलाओं को 1909 के अधिनियम में कोई मताधिकार नहीं दिया गया था, स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था
उन महिलाओं को 1935 के अधिनियम के माध्यम से मताधिकार दिया गया। हालांकि जो वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिया गया वो भी अपने आप में वेटेज वोटिंग राइट्स था। सभी महिलाओं को मताधिकार नहीं था, केवल सीमित वर्ग की महिलाओं को, बहुत कम महिलाओं को मताधिकार था। वंचित समूह को भी कुछ जो रिजर्व सीटें थी वहाँ पर मताधिकार की बात कही गई है, उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई। वे भी एक तरह से, हालांकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, एक तरह से एक री एस्टैब्लिश्ड कर दिया गया, अथवा जो कम्युनल अवार्ड में था उसको बदल कर कम्युनल अवार्ड के जो प्रोविंस थे उसको स्वीकार नहीं किए, सीटों को रिजर्व करने की बात रखी। हालांकि 1935 के दिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के माध्यम से, गांधी और अम्बेडकर एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के माध्यम से इन सीटों को रिजर्व कंटिन्यू रखा गया। 1937 में जब 1935 के अधिनियम के तहत निर्वाचन हुए तो उसकी स्थिति के संदर्भ में हमने फॉर्मल लेक्चर्स में परिचर्चा की गई थी, कितनी कितनी सीटें किस तरह से वंचित समूहों को दी गई। तो सीमित और भेदभाव मतदान प्रणाली जो 1909 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया था, उसको और विस्तारित स्वरूप देके मजदूरों तक, महिलाओं तक, पूंजीपतियों तक और वंचित समूहों तक इसका विस्तार किया गया। इस समय लगभग 10% के आसपास भारतीय जनता को वोटिंग राइट्स था। तो हम सोच सकते हैं कि 90% जनता को मताधिकार का अधिकार नहीं था, मतदान का अधिकार नहीं था। तो निसंदेह ये मताधिकार व्यवस्था वेटेज वोटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर थी या पार्ट थी। इसी अधिनियम के तहत भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1934 के माध्यम से, शेड्यूल 1 और 2 के माध्यम से रिजर्व बैंक के संविधान का राइट डाउन किया गया। 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। इस समय इस केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा और साख के निर्गमन और नियंत्रण का प्राधिकार हुआ करता था, जो अब काफ़ी विस्तारित हो गया है। साख क्रेडिट की बात है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की बात है, और मुद्रा, उसका प्रेस, निर्गमन और नियंत्रण भी केंद्रीय बैंक को दिया गया। द्विसदनीय प्रांतीय विधानमंडल, 11 ब्रिटिश प्रांतों में 6 जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल था, बाकी 5 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल था। जहां एक सदनीय विधानमंडल था उसका नाम केवल प्रांतीय विधानसभा था, और जहां द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई उन 6 प्रांतों में प्रांतीय विधानसभा और दूसरे सदन का नाम प्रांतीय विधान परिषद था, जो कि केंद्र में केंद्रीय राज्य परिषद था। बंगाल, बिहार, मुंबई, मद्रास, असम और सिंध, इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल रखे गए। भी आपको ध्यान रखना है, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल रखे गए। तो इस तरह जो विशेष रूप से 1935 के अधिनियम की प्रावधान थे उनके बारे में हमने जाना। अब इस प्रावधान का एक मुख्य हिस्सा था कि सब कुछ शक्तियाँ जो ब्रिटिश पॉलिसी रही है कि इस हाथ से देना और उस हाथ से ले लेना, उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए, उसकी अनुपालना करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1935 के एक्ट में भी ऐसा ही किया। बड़े स्तर पर दिखावा किया गया, बहुत सी शक्तियाँ ब्रिटिश भारत में भारतीय लोगों को दी गई, प्रांतों को दी गई, केंद्र सरकार को दी गई, लेकिन हकीकत में उन सब शक्तियों को सीमित कर दिया गया लिमिटेड गवर्नमेंट के माध्यम से। लिमिटेड गवर्नमेंट भी पावर, स्पेशल पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर के माध्यम से। सामान्य परिस्थितियों में भी उन परिस्थितियों की घोषणा करना, अधिनियमों को रिजर्व करना, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज मानकर इमरजेंसी की बात करना, चुनाव नहीं कराना, कोई बिल है उसको अनुमति देना नहीं देना, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए फाइनेंस बिल और मनी बिल को पारित कर देना, बजट को पारित कर देना, वीटो कर देना, डायरेक्ट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको ऑक्यूपाई कर लेना, महामहिम के लिए बिलों को रिजर्व कर देना, तमाम तरह के ऐसे प्रावधानों के माध्यम से उन्हें असीमित और निरंकुश शक्तियों का शासक बनाया गया। इसी के साथ अनुच्छेद 304, 5 और 6 में विशेष प्रावधान किए गए। गवर्नर जनरल की शक्तियां व्यापक, असीमित और निरंकुश थी। अनुच्छेद 304 के तहत गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति थी वह महामहिम के द्वारा की जाएगी, और वह तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कोई स्थायी व्यक्ति उसके स्थान पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो जाए या उपयुक्त नहीं हो। इसी के साथ अनुच्छेद 305 में मेंशन किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उस गवर्नर जनरल के द्वारा गवर्नर पर नियंत्रण रखा जाएगा, और गवर्नर जनरल विशिष्ट प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों के साथ, विशिष्ट प्रावधान मुख्य आयुक्तों के क्षेत्रों के साथ, और उन विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो ईसाई धर्म से संबंधित होंगे, जो सुरक्षा से संबंधित होंगे, संचार से संबंधित होंगे और विदेशी संबंधों से संबंधित होंगे उन पर, तथा कुछ विशेष मामलों में जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें भी गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप
रखने की बात कही गई। इसी के साथ अनुच्छेद 306 में मेंशन किया गया कि गवर्नर जनरल जब तक अपने पदाधिकारी के रूप में अपने पद पर कार्य करेगा वह अबोव द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन से ऊपर होगा। गवर्नर जनरल जब तक अपने पद पर विराजमान है उस गवर्नर जनरल के खिलाफ और गवर्नर के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कार्रवाई उस गवर्नर जनरल के खिलाफ न्यायिक क्षेत्राधिकार में नहीं होगी। इसका मतलब न्यायिक क्षेत्राधिकार से भी उसको मुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वे निसंदेह महान जो निरंकुश शासक रहे हैं, जो कुख्यात निरंकुश शासक रहे हैं, उन शासकों से भी इतर था। यहाँ तक भी कि जार निकोलस द्वितीय के शासन से भी उसका शासन या रूस के जो जार शासक थे उन जारों से भी अधिक निरंकुश और असीमित शक्तियों का प्रयोग गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। 1935 के अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको पूछा जाता रहता है, उनके बारे में जान ले। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में कहा है कि 1935 का अधिनियम अधिकारों का नहीं दास्ता का चार्ट है। उनका ये कहना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 वाज ए बॉन्ड ऑफ स्लेवरी, दास्ता का अधिनियम था जो एक तरह से भारतीयों को गुलाम साबित करता है और उन्हीं के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने की बात करता है। नेहरू रिपोर्ट, कराची रेजोल्यूशन और तमाम तरह के जो प्रावधान उन्होंने किए उनको ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1935 का अधिनियम अनेक ब्रेक वाली मोटर गाड़ी है परंतु इसमें इंजन नहीं है। इसका मतलब है कि जगह जगह पर यहाँ शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि उस गाड़ी में इंजन ही नहीं था तो गाड़ी चलेगी कैसे। निसंदेह गाड़ी का प्रावधान किया गया, बड़े स्तर पर यह दिखाया गया, परंतु शक्तियाँ हकीकत में भारतीयों को प्रदान नहीं की गई। राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में प्रांतीय स्वराज सच्चे अर्थों में गवर्नरों का स्वराज था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जिस प्रांतीय स्वायत्ता की बात की, कि जिस प्रोविंशियल स्वशासन की बात कही, कि वह निसंदेह सेल्फ रेगुलेशन ऑफ गवर्नर था। वह गवर्नरों का, राज्यपालों का ही स्वराज था, भारत का स्वराज नहीं था। मदन मोहन मालवीय के शब्दों में नया संविधान दिन शासन का निकृष्ट स्वरूप था। मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि वास्तव में जो संविधान बनाया गया, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो शासन का निकृष्टतम स्वरूप था। अली जिन्ना के शब्दों में 1935 का यह अधिनियम प्रतिक्रियावादी, हानिकारक और रूढ़िवादी था। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि रिएक्शन था आंदोलनों की, ये रूढ़िवादी था और एक तरह से ये किसी भी तरह से भारतीयों के हित में नहीं था। हालांकि जिन्ना की जो मांग थी वो भी इसमें कहीं स्वीकार नहीं की गई और जिन्ना इसके पक्षधर में भी नहीं थे। इसी के साथ आज के व्याख्यान को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। 1935 के अधिनियम के बारे में, मुख्य विशेषताओं के बारे में मैंने परिचर्चा की। इसके बाद आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस में इम्पोर्टेड डिसीजंस थे, माइलस्टोन स्टेप्स थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक 1942 का क्रिप्स रेजोल्यूशन के बारे में, 1945 वेबल प्लान के बारे में, 1946 कैबिनेट मिशन योजना, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन प्लान एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा। थैंक यू सो मच।